नीलेश शाह, और उनका स्वागत करते हैं। और आज बहुत ही अच्छे मौके पर, शुभ मुहूर्त पे मैं बोलूँगा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, अच्छे से हमको भी गाइड करते रहें। दूसरा, भारत भी एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है। G20 का आगाज़ होने जा रहा है कल से। आज 7 तारीख है, 8 तारीख से आगाज़ हो जाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको मैं पहले बधाई भी देना चाहूँगा, और साथ ही थोड़ा ये भी समझना चाहूँगा कि इस समय भारत की रेटिंग जैसे पिछले साल अच्छी रही, आउट परफॉर्मेंस दिया वर्ल्ड वाइड, हम अगला साल भी ऐसे ही उम्मीद करें ना सर? सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे। कोई देश हमसे बहुत पीछे चला गया है तो आने वाले समय में हमसे थोड़ा आगे आ सकता है। बट एक बहुत बचपन में देखी हुई बहुत सक्सेसफुल हिंदी फिल्म थी दीवार करके, उसका एक डायलॉग था, यह लंबी रेस का घोड़ा है। भारत लंबी रेस का घोड़ा है। हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर में कोई गधा भी हमें आउट परफॉर्म कर जाए, बट जब आप पूरी रेस देखेंगे तो हम सबसे आगे होंगे और बाकी लोग हमसे बहुत पीछे रहेंगे। तो भारत लंबी रेस का घोड़ा है। नीलेश भाई नमस्कार। आपको बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। लेकिन आपसे सर ये जानना चाहेंगे, देखिए बाजार में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाजार थोड़ा सा ना कश्मकश में फंसा हुआ सा दिख रहा है। और जो बैंकों की तरफ से जो कमेंट्री निकल के आ रही है, मैनेजमेंट मीट से जो टेकअवेज निकल के आ रहे हैं, उसमें यह है कि कॉस्ट ऑफ फंड वाला जो एंगल है उसके चलते मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। आपको सेंस क्या कहता है, बैंकिंग स्टॉक्स को अगर फिर से यहां से चलना है तो ट्रिगर क्या होगा? क्योंकि पिछली जो बातें थी कि 16 से 18% की क्रेडिट ग्रोथ की बातें होती रहती थी, वो लगातार रिट्रीट हो रही हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल कोई मूव आएगी बैंकिंग स्टॉक्स में? एक अगर हम पूरे मार्केट का माहौल देखें तो आजकल ज्यादा पैसा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप, ये प्रकार के स्टॉक्स में जा रहा है। जो स्टॉक्स दशक से नहीं चले हैं वो पिछले साल में 7% रिटर्न दे चुके हैं। तो एक फ्लो जो है वो लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप से निकल के स्मॉल, माइक्रो, मिनी उसकी तरफ जा रहा है। बैंक्स में सबसे ज्यादा ओनरशिप थी तो जाहिर है कि लोग वहां पे बिकवाली करके दूसरे चलते हुए मोमेंटम वाले सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। जब तक ये ट्रेंड रिवर्स मारेगा तब बैंकिंग क्षेत्र में अपने आप फ्लो चालू हो जाएगा। फंडामेंटल वाइज बैंकिंग क्षेत्र आज बहुत अच्छी जगह पे है। जैसा मतलब मैंने लाइटर वेन में पहले कहा था कि एसवीबी क्राइसिस ने दुनिया को और अपने को दिखा दिया कि भारत की बैंकिंग क्षेत्र किस हालत में है। 3-4 महीने पहले एसवीबी व्हाट्सएप पे घूमने लगा था और वो सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक की बैंक्रप्सी की न्यूज थी। यहाँ पे एक छोटी सी बैंक शामराव विठल बैंक को प्रेस रिलीज करके इश्यू करना पड़ा कि भाई जब आप एसवीबी सुने तो वो अमेरिकन बैंक है, हम नहीं है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमारी छोटे से छोटी बैंक को अमेरिका की बड़े से बड़ी बैंक इस तरह परेशान कर सकती है? तो ये हमारी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आज की तारीख में क्षमता है। फंडामेंटल्स अपनी जगह पे है, सेंटिमेंट्स एंड फ्लोज थोड़े नेगेटिव है बिकॉज मोमेंटम वाइज माइक्रो कैप, मिनी कैप, एसएमई एक्सचेंज ये टाइप के स्टॉक्स चल रहे हैं। जब वो रिवर्सल होगा तो फ्लो, सेंटिमेंट एंड फंडामेंटल्स तीनों का समन्वय होगा, अपने आप बैंकिंग क्षेत्र चलने लगेगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग नीलेश जी। ये बात तो बैंकिंग की हुई, लेकिन इस वक्त जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कई महीनों से और सारे स्पेसेस में अच्छी रैली देखने को मिली है, और लार्ज कैप्स थोड़े से बैकफुट पे थे। इनफैक्ट भले ही चाहे लार्ज कैप के वैल्यूएशन हाई हो, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा जो नीडल है वो शिफ्ट होगा और मिड कैप की जगह आप थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ फोकस करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? डेफिनेटली
इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोमेंटम एक बना हुआ है मार्केट में, स्पेशली माइक्रो कैप मिनी कैप में। वहां पे कई स्टॉक अनाप शनाप चल रहे हैं। नाउ एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, तो ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो कैप मिनी कैप खराब है। बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जहां पे ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सेक्टर आज की तारीख में लार्ज और लार्जर मिड कैप से महंगा लगता है। वैल्यूएशन को मद्देनजर रखे तो इस वक्त मुझे लगता है कि इट इज टाइम टू बी मार्जिनली अंडरवेट स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप एंड मार्जिनली ओवरवेट लार्ज कैप एंड लार्जर मिड कैप। नीलेश भाई, एक चीज़ ना थोड़ी चर्चा वापस से हो रही है, वो है इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है? देखिए, आरबीआई गवर्नर ने अपनी बात रखी है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन एक मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्या मार्केट इसको इग्नोर करेगा और ये स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी? आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा है, प्रॉब्लम है ये? तो इन्फ्लेशन के लिए अगर हम पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये ग्लोबल फिनोमिना रहा था। कोविड के जरिए सप्लाई शॉक हुए, उसके बाद रशियन इन्वेजन की वजह से फूड ग्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आ गई। ये सारी चीजों ने मिला के ग्लोबल इन्फ्लेशन को ऊपर कर दिया। भारतीय इन्फ्लेशन अपने इतिहास में पहली बार पिछले 22 महीनों में 18 महीनों तक अमेरिकन इन्फ्लेशन से कम रहा था। ये ना पहले कभी हुआ था। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तब ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे आने लगा है और भारत के इन्फ्लेशन आसार थोड़े बिगड़ते बन रहे हैं। एक मॉनसून की डेफिशिएंसी है, उस वजह से फूड ग्रेन वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है। दूसरा, ऑयल जिसमें कार्टेलाइजेशन करके सऊदी और दूसरे देशों ने ओपेक के भाव को बढ़ा दिया है। आज ऑयल थ्रेटन कर रहा है कि 2 डिजिट से 3 डिजिट में पहुंच जाए। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है, बट ये ऑयल कार्टेलाइजेशन जो हमारे जैसे देश से और कई इमर्जिंग मार्केट देश से पैसा लेके जाता है आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग सप्लाई, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। G20 में मैं चाहता हूं कि हम ऑयल कार्टेलाइजेशन के ऊपर बात करें। अगर देश में कार्टेलाइजेशन है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अगर ग्लोबल कार्टेलाइजेशन है तो G20 के सिवा कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड मॉनसून की वजह से इन्फ्लेशन के आसार थोड़े बिगड़ते दिखते हैं, बट वी आर इन सेफ हैंड्स। RBI has been managing inflation very well, and hopefully they will take right steps in terms of controlling liquidity, raising interest rates, ताकि इन्फ्लेशन पिछले सालों की तरह कंट्रोल में रहे। ठीक है नीलेश भाई, महंगाई की चूंकि चर्चा हो रही है और आप कह रहे हैं कि आरबीआई सही काम कर रही है, लेकिन देखिए सरकार को कहीं ना कहीं चिंता भी है। और चिंता इस वजह से भी है क्योंकि अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले इंटरिम बजट पर भी फोकस बना रहेगा और अब थोड़ी सी उसकी प्रिपरेशन हम कह सकते हैं। और इसकी दबी जुबान में चर्चा हो भी रही कि शुरू हो गई, क्योंकि एलपीजी के दाम जो 200 रुपये घटाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसी कवायद का हिस्सा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी इंटरिम बजट भी यहाँ से 5 महीने के आसपास दूर है, इलेक्शन की बात करें तो 8-9 महीने के आसपास का समय है, क्या इलेक्शन को लेकर पोर्टफोलियो बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर बजट के लिहाज से, या फिर थोड़ा सा दूर है? और अगर हाँ तो आपके रडार पर कौन से सेक्टर्स हैं जो आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं और रेकमेंड भी कर रहे हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इलेक्शन को बहुत फोकस करना अच्छा नहीं रहेगा। 2004 और 2009 में हमने देखा था कि रिजल्ट के दिन पे मार्केट 20% ऊपर था या 20% नीचे था, बिकॉज एक्सपेक्टेशन से विपरीत रिजल्ट्स आए थे। बट उसके बाद क्या हुआ? 2004 में मार्केट 20% गिरा और फिर सबसे बड़ा बुलरन आगा हुआ। 2009 में मार्केट 20% ऊपर हुआ और उसके बाद भी मार्केट आगे चलता रहा। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन पे जरूर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली जब रिजल्ट्स अपेक्षा के विपरीत आते हैं। लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म
भारत के जो फंडामेंटल्स है वो प्रिवेल करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, भारत एक लंबी रेस का घोड़ा है। आप इसके ऊपर निवेश करिए। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उस वजह से आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। एक रिटेल निवेशक जिसे उतनी बड़ी साइज में पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करना है, उसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस समय माइक्रो कैप, मिनी कैप्स या उस प्रकार के स्टॉक्स में प्रॉफिट में है या लिवरेज है मार्केट में, तो थोड़ा वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लिवरेज खत्म कर दीजिए। और अगर इलेक्शन के आसपास कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में मौका मिले, तब निवेश कर देना है। बट अदरवाइज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, प्लीज फोकस ऑन कंपनी फंडामेंटल्स रादर देन इलेक्शन रिजल्ट्स। ऑलराइट, बिल्कुल नीलेश, एक और व्यू समझना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स फिर से 105 की तरफ चल रहा है मेटल स्टॉक्स में, और यहाँ से खैर ग्लोबली एक डिमांड का, चाइना की अनलॉकिंग का, ये वाले चाइना के स्टिमुलस का बड़ा ट्रिगर रहता है इस वक्त। ये जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, मेटल जैसे सेक्टर, आईटी जैसे सेक्टर, इन पर व्यू क्या बनाना चाहिए? सो मेटल सेक्टर में तकरीबन 50% से ज्यादा कंजम्पशन चाइना करता है। चाइना एक आयरन वेल वाला कंट्री है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो मेटल सेक्टर के ऊपर कॉल देना बहुत मुश्किल है। चाइना क्या दिखाएगा, क्या करेगा, वो उन्हीं को मालूम। हमें लगता है कि इस वक्त मेटल सेक्टर से थोड़ा संभाल के कॉशियस रहना चाहिए, बिकॉज जो न्यूज चाइना से आ रही है वो उतनी अच्छी नहीं है। उससे अच्छा हमें आईटी सेक्टर लगता है। वहां पे पिछले 1 साल से काफी हद तक अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। ग्रोथ, वॉल्यूम दोनों के ऊपर चिंता का विषय है। बट अब हमें लगता है कि शायद ये सब बादल छटने वाले हैं। एक अगर कॉस्ट वाइज से देखे तो आईटी क्षेत्र में रिक्रूटमेंट काफी कम हो गया है। एम्प्लॉयज की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो गई है। उस वजह से मार्जिन में कॉस्ट रिलेटेड कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब ये भी है कि आप बिजनेस में ग्रोथ या वॉल्यूम नहीं देख रहे हो। हमें लगता है कि वो धीरे धीरे टर्न अराउंड होने वाला है। कंपनीज ने जो अपने बजट बनाए थे आईटी स्पेंडिंग के लिए, पिछले 6-7 महीनों में खर्चा नहीं किया है। आने वाले 5-6 महीनों में उसके ऊपर वो खर्चा करेंगे। ऑर्डर्स कन्वर्जन साइकिल फिर से इंप्रूव हो जाएगा। जैसे जैसे नए ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे रिक्रूटमेंट भी चालू होगी, और उस वजह से आईटी क्षेत्र को फायदा मिलेगा। यहाँ से लेके नेक्स्ट 6 से 9 महीने आईटी सेक्टर एक्यूमुलेट करने के लिए सही रहेंगे। नीलेश भाई, ये आपको भी ध्यान है और आपने भी कई बार हिंट किया कि जो आत्म भारत वाली थीम है ना भारत की, वो बहुत ज़ोरदार है, काफ़ी अच्छे से चली है। और उसके 2 सेक्टर्स ने तो कमाल करके दिखाया, वो शेयर्स में भी, उनकी ऑर्डर बुक्स में भी। वो था रेलवे और दूसरा था डिफेंस। ये दोनों सेक्टर्स तो चल रहे हैं, निवेशकों को फ़ायदा भी पहुंचा है। ऐसी कोई और थीम है जिस पे सरकार आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस्ड है और वो टर्न अराउंड हो जाएगी? मैंने मैन्युफैक्चरिंग का नाम तो बार बार सुना है प्रधानमंत्री के मुख से भी, लेकिन ऐसा कुछ हमको ना शेयर्स में एग्रेशन दिख रहा है, ना ही उनकी ऑर्डर बुक्स में। आपका कुछ और एनालिसिस हो, आपने कुछ और रीड किया हो तो सर बता दीजिए। सो इस वक्त डिफेंस या रेलवे जैसा कोई सेक्टर ध्यान में नहीं आता जहां पे वैल्यूएशंस एकदम सस्ते हो और ऑर्डर में एक्सप्लोजन होने वाला हो। यह चमत्कार वंस इन अ वाइल होता है, हर रोज नहीं होता। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम को लंबी रेस का घोड़ा मान के चले तो उस प्रकार की कंपनी में निवेश करना चाहिए जो लोकल और ग्लोबल दोनों मार्केट को सर्व करती हो। लोकल मार्केट भी काफी बड़ा है, और यहाँ पे अगर आपके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, कॉम्पिटिटिव एज है, तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता रहेगा। उसको बेस बना के आप ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं। डिफेंस और रेलवे स्टॉक में जब ऑर्डर बुक अपनी टर्नओवर के सामने, एग्जिस्टिंग टर्नओवर के सामने बहुत बड़ी बन गया,
प्रॉफिट ग्रोथ एक्सप्लोसिव दिखने लगा, तब स्टॉक्स 5-5, 10-10 गुना हो गए। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको दिखे कि कोई कंपनी लोकल और ग्लोबल मार्केट दोनों को सर्विस करके अपने टर्नओवर में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ग्रोथ कर सकती है, भले उसको 1 साल नहीं 5 साल लगे, तो उसमें निवेश करने जैसा है। और इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग थीम के तहत बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में 4 से 5 गुना टर्नओवर और मुनाफा पॉसिबल है, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे वो केमिकल क्षेत्र हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेक्टर हो। बहुत सारी भारतीय कंपनी अपने मल्टीनेशनल पेरेंट या किसी और कंपनी के तहत ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बेस बना लेगी। ये पावर स्टॉक्स की जरा चर्चा कर लेते हैं, पावर सेक्टर। और हम शायद ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने पूरी तरह से निजी कंपनी को पछाड़ के रखा है। हालांकि वहां भी रिटर्न दमदार मिल रहे हैं और पावर के जितने भी आयाम हो सकते हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। पावर डिमांड हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। आ, हर साल हम देखते हैं कि कोयले के संकट वाला ये कहीं ना कहीं चुनौती आगे खड़ी हो जाती है। इस साल वो संकट हमने देखा नहीं। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी है सरकार की तरफ से, डिस्कॉम्स की तरफ से और जो उससे जुड़े जो भी कंपनियां हैं। आपको ये स्पेस अभी कितना आकर्षक लग रहा है और इसमें क्या कोई आप सेगमेंट चुनने की सलाह देंगे? कोई खास नजर आपकी कहीं पर? सो पावर क्षेत्र में हमने देखा है कि अगस्त वाज द ड्राइएस्ट मंथ इन अ सेंचुरी। उस वजह से पावर डिमांड पूरी ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गई है। बारिश कम हुई है तो हाइड्रो पावर जनरेशन कम हुआ है, उसीलिए सारा का सारा लोड अपने थर्मल पावर पे आया है। इस वक्त हम वर्चुअली ऐसा कह सकते हैं फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ही उत्कर्ष मैनेजमेंट हो रहा है पावर सेक्टर का कि इतने प्रॉब्लम्स के सामने अभी तक हमने पावर कट्स नहीं देखे हैं, लोड शेडिंग नहीं देखा है। अगर बारिश कम होने की वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन कम हुआ, वो कम नहीं था, तो हमने विंड जनरेशन में भी कटौती आते हुए देखी है। जनरली रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर वॉलेटिलिटी आती है तो फिर पूरा का पूरा कर्जा, पूरा का पूरा लोड थर्मल सेक्टर पे आ जाता है। सरकार काफी कदम उठा रही है पावर सेक्टर के लिए कि वो फुल कैपेसिटी पे चल सके। स्टॉक मार्केट ये देख रही है कि उन पावर कंपनीज जिन्होंने पीपीए नहीं किया होगा पूरे लोड के लिए, पूरे आउटपुट के लिए, और जिनके पास मर्चेंट पावर में ज्यादा कैपेसिटी होगी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यहां से लेके आने वाले 2-3 सालों तक, 4 सालों तक नई पावर कैपेसिटी एक तेजी से आने की उम्मीद नहीं है। उसे एक पावर प्रोजेक्ट को लगाने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। वॉर फुटिंग पे भी करो तो उतना तो मिनिमम समय लग जाएगा। तो पावर कैपेसिटी एडिशन थोड़ी स्लो रहेगी, पावर डिमांड जम के बढ़ती रहेगी, और जो लोगों ने ओपन पोजीशन रखी है मर्चेंट पावर में, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ये तो कई सारे स्टॉक्स हुए हैं नीलेश जी, लेकिन कोटक म्यूचुअल फंड और नीलेश शाह एक लंबा रिश्ता है। कोटक म्यूचुअल फंड का नाम आता है तो सबसे पहले नीलेश शाह का नाम भी आता है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की जो लगातार वेब पे हैं कि शायद ये साथ छूट जाएगा, आप कोटक म्यूचुअल फंड छोड़ के जियो फाइनेंशियल और ब्लैकरॉक के म्यूचुअल फंड को ज्वाइन कर लेंगे। इन खबरों पर हमारे व्यूअर भी आपसे खुद कुछ सुनना चाहेंगे कि ये खबरें कितनी सच है और क्या इनमें कितनी सच्चाई है। हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे एक फैब्रिकेटेड न्यूज खड़ी करने में किसी को 2 मिनट का समय नहीं लगता। खाली मन शैतान का होता है, वो कल हमने देख लिया। परसों ही हमने लोगों को कह दिया था कि इस न्यूज में कोई ट्रूथ नहीं है। उसके बाद भी लोग घुमाते रहे, फैलाते रहे। किसी ने सोशल मीडिया पे भी डाल दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम नीलेश भाई को ही खुद पूछ ले। अब दिस इज द प्राइस टू बी पेड इन टुडेज वर्ल्ड। आई थिंक जो व्हाट्सएप पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, हमेशा सत्य नहीं होता।
मैं कोटक म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हूं और उस न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है. I wish all the very best to Jio BlackRock. We welcome them to mutual fund industry and we look forward to working together. But I will be part of Kotak Mutual Fund only. बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप इस सवाल पर भी क्लैरिटी देने के लिए और आज समय देने के लिए, सारे इंसाइट्स यूज हमें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए. नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा ही बहुत प्रीशियस रहा है. वी वैल्यू दैट. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए.